कल हम बात कर रहे थे कुछ लॉ की बेसिक्स। कुछ सवाल पूछने यूपीएससी ने शुरू किए हैं इनसे बेसिक से, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में बहुत रहता है। तो आज मैं फिर और कुछ लॉ की टर्मिनोलॉजी जो न्यूज़पेपर में चलती है, आप जो पढ़ते हैं, खबरें चलती है टीवी पे या न्यूज़पेपर में आती है, तो उसमें जो लॉ की टर्मिनोलॉजी है उसको भी आज हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन है और पॉलिटी पढ़ते समय भी जरूरी है और लॉ की स्टडी में भी जरूरी है। आइए देखते हैं। उसका ऑन है, वो ब्लू लाइट दिख रही है उसमें। तो आपने कल जो देखा वो क्लासिफिकेशन था। एक तो हमने बात देखी थी सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ आपको समझ में आ गया, तो थोड़े से कुछ मैं प्रश्न पूछ लूं आपसे, समझ में आया कि नहीं। तो बताइए, क्रिमिनल लॉ में जो जिसके साथ क्राइम हुआ है उसे क्या कहेंगे? देख, पीड़ित। हम्म। और जिसने क्राइम किया है उसे क्या कहेंगे? सिविल में नहीं पूछा, क्रिमिनल में पूछा। एक्यूज्ड। हाँ, और यही सिविल में हो तो उल्टा हो गया, एक्यूज्ड क्रिमिनल, ठीक है। और सिविल में वैसे प्लेंटिफ एक वर्ड यूज किया जाता है, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ और जिसके अगेंस्ट होता है वो डिफेंडर। आवेदक को बोलते हैं प्लेंटिफ, PLANTIF, प्लेंटिफ, ठीक है। सिविल मैटर। और कैसे सिविल में नेचर का होगा, कैसे क्रिमिनल नेचर का होगा, ये सब समझ में आ गया ना। तो आज हम थोड़ा सा और देखेंगे, तो उसमें दूसरा क्लासिफिकेशन ले लीजिए, सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। This is another type of classification. IPC, substantive law, like IPC, like POCSO. और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, एंटी डॉरी एक्ट, ये सब क्या है? सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ, इनके अंदर क्या होती है? व्हाट इज क्राइम? क्राइम क्या है, उसकी डेफिनेशन। और उसमें कितनी सजा हो सकती है, मैक्सिमम कितनी सजा हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है। मिनिमम पनिशमेंट को बोलते हैं कल्पेबल पनिशमेंट, एंड मैक्सिमम पनिशमेंट इज कैपिटल पनिशमेंट। मैक्सिमम पनिशमेंट मीन्स कैपिटल पनिशमेंट,
जब भी कभी आएगा कैपिटल पनिशमेंट मीन्स मैक्सिमम। हीनियस क्राइम्स जो होते हैं एकदम, उनके लिए कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड की जाती है। और प्रोसीजरल लॉ लाइक सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी, these are procedural law। इनमें प्रोसीजर दिया हुआ है। हु इज अरेस्ट, कौन अरेस्ट कर रहा है, हु अरेस्ट, अरेस्ट कौन करेगा, एंड व्हाट हैपन आफ्टर अरेस्टेशन, गिरफ्तारी के बाद क्या होगा, हाउ टू इन्वेस्टिगेट। हाँ बता बता। ठीक है, तो वो है प्रोसीजर दिया हुआ, पूरा प्रोसीजरल है, तो वो बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल कानून, प्रक्रिया कानून। हेलो, हाँ कर दिया वो, यहां से हो गया। ठीक है, हाँ हो गया, कर दिया कर दिया, चल रही है क्लास। हाँ ठीक है, तो प्रोसीजर में वो आएगा, आइए। तो दोनों लॉ में आपको डिफरेंस समझ में आ गया, क्या अंतर है दोनों में, सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं और प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं। ठीक है, अब आता है कुछ चीजें, आपने जो जीरो एफआईआर पूछा है, जीरो एफआईआर का मतलब ये होता है कि जुरिस्डिक्शन होता है पुलिस स्टेशन का, तो अगर पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन के बाहर आप एफआईआर दर्ज करा रहे हैं तो उसको जीरो एफआईआर कहते हैं। ठीक है, उसको जीरो एफआईआर कहते हैं। वो वापस यहां पर केवल अरेस्ट करने का, या उसको ज्यादा से ज्यादा उसको सामने वाले को अरेस्ट कर सकते हैं, या इन्वेस्टिगेशन जो इनिशिएशन है, बयान वगैरह लेना है, अगर कोई मरने ही वाला है तो वो जो पुलिस स्टेशन जहां जीरो एफआईआर हुई है वो ज्यादा से ज्यादा बयान वगैरह दर्ज कर लेगा, ये बाकी का काम वही करेगा जो मूल पुलिस स्टेशन है जहां ट्रांसफर होगी। तो जीरो एफआईआर हमेशा ट्रांसफर होती है। आगे समझ, और क्या पूछ रहे, और कुछ। हाँ, अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होगी आपकी। ठीक है, ये क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग देखते हो कि अखबार में रोज आता रहता है, और पॉलिटिक्स भी बहुत होती है इसके ऊपर, और मीडिया भी बहुत ट्रायल करता है, तो मीडिया ट्रायल का मतलब यही होता है। ठीक है, तो प्रोसीजर वहां से शुरू होता है कि जैसे किसी ने मर्डर किया, और मर्डर किया है, तो मर्डर और ये जो 3 साल से ज्यादा की सजा जो होती है, ऐसे क्राइम जो होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो टू टाइप ऑफ ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंस हिंदी में बोलते हैं संज्ञेय, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। आईपीसी में इनका थोड़ा सा ब्यौरा होता है, बाकी सीआरपीसी में ज्यादा ब्यौरा होगा।
प्रोसीजर में ज्यादा होता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें 3 साल से सजा कम होती है। 3 साल से ज्यादा सजा वाले जो ऑफेंसेस हैं वो एक तरह से कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉग्निजेबल 3 साल से कम वाले। हीनियस क्राइम जितने भी हैं, मर्डर और वो सब कॉग्निजेबल कहे जाते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जब भी होंगे तब, यानी ऐसे अपराध हों जो संज्ञेय अपराध कहे जाते हैं, तब पुलिस को सीधा गिरफ्तार करने की छूट होती है, वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। पुलिस को कोर्ट से वारंट जारी कराने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा गिरफ्तार कर सकते हैं, सीधा गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सीआरपीसी में है, ये सब चीजें सीआरपीसी में। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं उसमें वारंट की जरूरत नहीं है, वारंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब भी पुलिस फोन करती है कि आप यहाँ आ जाओ पुलिस स्टेशन में, इसका मतलब वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है मतलब मामूली प्रकार का ऑफेंस। ऐसे ऑफेंसेस में आप मना भी कर सकते, ठीक है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, कोर्ट से बकायदा वारंट लेके आएगा, आपको वारंट दिखाएगा, तब वो आपको ले जा पाएगा। और जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं इनमें वारंट की जरूरत पड़ती है, पर ये अधिकांश जो होते हैं ये बेलेबल भी होते हैं, जमानती है, बेलेबल, जमानत मिल जाती है। जमानत नॉन कॉग्निजेबल में भी होती है, लेकिन इसको हम लोग सामान्यतः बोलते हैं नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल। इसको नॉन बेलेबल बोलते हैं। तो क्या इसमें बेल मिलती नहीं है? बेल मिलती है, लेकिन वो जज की डिस्क्रिशन पे मिलती है, जज का डिस्क्रिशनरी पावर है। और नॉन बेलेबल वाले में बेल राइट है। किसका राइट है? एक्यूज का। यहां पर जिस पर आरोप लगा है उसका अधिकार है कि उसको बेल मिले, और बेल मिलनी ही चाहिए। दैट इज कॉल्ड बेलेबल। बेलेबल वारंट, कई बार बोलते हैं ना बेलेबल वारंट। तो वारंट इशू हुआ है तो वो बेलेबल ही होगा। नॉन बेलेबल वारंट तब है जब आप बेलेबल वारंट के हिसाब से जा नहीं रहे थे, तो 3 बार 4 बार आप नहीं गए, तो 5वीं बार नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। ठीक है, उसी वाले 3 साल से कम वाले, नॉन कॉग्निजेबल वाले। तो सामान्यतः 3 साल से कम, जैसे कि चीटिंग, किसी के साथ फोर्जरी कर देना, चीटिंग कर देना, या फिर डिफेमेशन, उसकी रेप्यूटेशन को टेम्पर करना, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये सब उसमें आती है, नॉन कॉग्निजेबल, असंज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। पुलिस सीधा संज्ञान लेती है, इसलिए उसको बोलते हैं संज्ञेय अपराध, संज्ञानात्मक। सामान्यतः बेल नहीं मिलती नॉन बेलेबल में, लेकिन अगर वो डिमांड करता है कि मुझे बेल चाहिए तो बेल मिल सकती है। डिपेंड करेगा कि वो एज देखेगा कि ये भागेगा तो नहीं, वो देखेगा कि नहीं इनकी एज ही 70 साल से ज्यादा है, बीमार है, व्हील चेयर पे चलता है, कहाँ भागेगा, ठीक है।
तो ये सब चीजें आप सुनते होंगे, न्यूज में काफी आती हैं ये सब चीज, किस प्रकार की बेल का। एंटीसिपेटरी बेल एक और वर्ड होता है, एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल है मतलब कि वो नॉन बेलेबल है और अरेस्ट होना जरूरी है उसके लिए, अरेस्ट होगा ही होगा, बट वो अरेस्ट होने से पहले छुपता फिर रहा है और उसने अपील की है नॉन बेलेबल की। उसने एक आवेदन दिया है कि मुझे, सॉरी, उसके लिए एंटीसिपेटरी बिल, एंटीसिपेटरी बेल का उसने आवेदन दिया है, जमानत का, कि मुझे गिरफ्तार होने से छूट दी जाए। गिरफ्तार होने से पहले ही बेल का आवेदन कर देना, उसको एंटीसिपेटरी बेल। गिरफ्तार होने के बाद बेल का आवेदन करना तो वो ये हो जाएगा, क्योंकि नॉन बेलेबल है, तो जो बेलेबल वाला है उसमें तो बेल मिलेगी, कोई एहसान नहीं है, वो उसका राइट है। तो अगर आपका क्राइम, जब भी कभी कोई धारा लगाए तो आप आईपीसी में धारा देखो और देखो कि उसमें सजा कितनी है। अगर वो सजा 3 से कम साल की सजा वाला धारा लगी हुई है आपके ऊपर, तो बेल आपका राइट है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार वकील आपको डराएगा पैसा कमाने के लिए कि आप गिरफ्तार हो जाओगे, शाम तक जेल भेज दिए जाओगे, नहीं, बेल मिल जाएगी। हाँ, लेकिन कन्विक्शन हो गया, अब क्या होता है कन्विक्शन, देखिए प्रोसीजरल लॉ में जब केस की शुरुआत होती है, जैसे खास करके हम एक एग्जांपल ले लें मर्डर का। मर्डर का एग्जांपल ले लें तो जिसने मर्डर किया है सबसे पहले तो उसको अरेस्ट करना होगा, ठीक है। तो यहां से चलते हैं प्रोसीजर लॉ में क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहां प्रोसीजर लॉ में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी ने मर्डर किया है तो ये 302 है। मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद। क्या मतलब होता है उम्र कैद का, कितने साल? 20 ईयर। कई सारे वकील वकील भी कंफ्यूज होते हैं, एडवोकेट भी। आजीवन कारावास का मतलब या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है 20 साल, 20 ईयर्स। अब ये डिस्क्रिशनरी होता है, तो डिस्क्रिशनरी होने का मतलब ये है कि कई बार ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि उसने क्राइम किस तरह से किया। तो कई बार आप देखते हो कि उसने मर्डर किया, उसके बावजूद उसको 10 साल की सजा है, 14 साल की सजा है, क्योंकि उसका वकील अगर सिद्ध कर पाया कि ये जो मर्डर हुआ है ये इन परिस्थितियों में हुआ, इन सर्कमस्टांसेस में हुआ है। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट क्या है, डेथ। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे मर्डर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे में वो क्या करता है कि 3 बार उम्र कैद होगी इसको, उसमें सजा होती है कि 3 बार उम्र कैद, ये 3 बार मारा जाए इसको, 3 बार मौत की सजा। इसका अर्थ समझते हो? सजा ऐसी हुई भाई, आदमी तो एक ही बार मरेगा, ये एक ही आदमी जो है वो एक ही जीवन है, तो अगर आजीवन उम्र कैद है यानी कि, तो वो तो एक ही बार होगी ना, एक ही व्यक्ति है, चूंकि 3 बार कैसे कर सकते हैं उसको। इस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए ये है कि अगर किसी को 3 बार उम्र कैद हुई है और वो राष्ट्रपति पर पार्डन के लिए गया है, तो राष्ट्रपति ने एक में उसको छूट दे दी और 2 की बची। अब बात समझ में आई? या 2 में उसने, क्योंकि एक एक के लिए आवेदन लगेंगे, बार बार कोर्ट में रिव्यू पिटिशन और वो सब जाएगा,
तो 3 बार तो राष्ट्रपति छूट नहीं देगा ना, 3 अलग अलग तरह के क्राइम है। कई लोग सीरियल किलर होते हैं ना, तो उनको 4 बार 5 बार उम्र कैद, ऐसी ऐसी सजाएं होती है। तो उसका कारण समझ में आया कि उसका मतलब उसको जेल से बाहर आने ही नहीं देना है, चाहे राष्ट्रपति भी कोशिश कर ले। अगर किसी को 4 बार उम्र कैद हो गई तो लोग, सामान्य लोग इसका अर्थ नहीं लगा पाते। सामान्य लोग सोचते हैं 4 बार उम्र कैद का क्या मतलब, आदमी तो एक ही है, आदमी तो एक है, लेकिन वो किसी एक केस के सिलसिले में राष्ट्रपति के पास जाएगा ना, तो एक केस जाएगा कोर्ट से राष्ट्रपति के पास, उसने उसमें क्षमा दे दी, लेकिन 3 और जिंदा है, उनमें भी पूरा प्रोसीजर फॉलो करो, तब तक अगला राष्ट्रपति आ जाएगा, तब तक तो उम्र कैद हो ही जाएगी। ये तो थोड़ा सा ये कानून की टर्मिनोलॉजी अगर आप समझेंगे तो रोज के जो समाचार आते हैं कि फलाने को ये हुआ है, फलाने को ये हुआ है, लालू यादव को 5-5 साल की सजा 4 मामलों में हो गई, तो क्या 20 साल की सजा हो गई? नहीं, 5 साल की सजा रही। लेकिन एक मामले में किसी में 2 साल बाद ही किसी कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो हम इसको बाइज्जत बरी करते हैं, लेकिन 2 मामलों में तो बची रह गई ना। इसलिए लालू यादव पूरी तरह से जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जबकि वो बरी हो गए कई मामलों, कुछ मामलों में उन्होंने सजा भुगत भी ली, लेकिन वो अभी तक बरी नहीं हो पा रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि बहुत सारे मामले। तो ये इस तरह से होता है। तो पहली बार जैसे किसी ने मर्डर किया, 302 लग गया, तो उसको ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट कैसा होगा, लेकिन यहां डेथ। सबसे पहले आपने एक और चीज सुनी होगी कि, चलिए पहले यहां पे इसी प्रोसीजर को पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि मर्डरर जो होगा, जिसने हत्या की, हत्यारे को गिरफ्तार कौन कर सकता है? क्या प्राइवेट व्यक्ति, हम और आप गिरफ्तार कर सकते हैं, या अथॉरिटी ही गिरफ्तार करेगी? टेल मी। तो फिर वो गोसावी कैसे पकड़ के लाया था शाहरुख खान के लड़के को? पकड़ के ले जा रहा था वो, क्रूज पे से पकड़ा था ना। क्रूज पे से पकड़ा था, तो प्राइवेट व्यक्ति भी कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, डिटेन कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, बट कंडीशन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। ऑफेंस कैसा हो? कॉग्निजेबल ऑफेंस। यही तो जानने वाली चीज है। अब यूपीएससी ने प्री में ही कभी पूछ लिया, तो ये तो चीजें बिल्कुल बेसिक चीजें है ना। बट कॉग्निजेबल ऑफेंस एक चीज, दूसरा उसको हार्म नहीं पहुंचाना है, आपको केवल उसको पकड़ के रखना, नुकसान नहीं पहुंचाना। इसलिए तो गोसावी पकड़ के ले जा रहा था, क्योंकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 20 साल की सजा होती है उसमें एनडीपीएस में। नहीं तो कहोगे एक प्राइवेट आदमी कैसे ले जा रहा है, तो डिटेक्टिव है और ये तो फलाना है। बस उसने वो जो सेल्फी ले ली आर्यन खान के साथ, वो गड़बड़ हो गया। सेल्फी नहीं ले सकते। हाँ, कोई दूसरा फोटो ले रहा है कि वो पकड़ के ले जा रहा है, हाँ ले जा रहा हूँ पकड़ के, क्योंकि मैं ले जाता हूँ, मैं पुलिस की मदद करता हूँ। आपके सामने मर्डर हुआ है, तो जिसने मर्डर किया है उसको आप गिरफ्तार कर सकते हो, गिरफ्तारी आपके द्वारा शो की जाएगी। बट जितना जल्दी हो सके, इरेस्पेक्टिव डिले नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए, और आपको इन्फॉर्म करना है। सबसे पहले तो आप उसको वहां तक ले जा सकते हैं, पुलिस थाने तक, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक आप उसको ले जा सकते हैं पकड़ करके। अगर आप पकड़ करके ले जा सके तो ले जा सकते हैं कि इसने मर्डर किया है और मैंने देखा है। पर एक और चीज है, आई विटनेस ही कर सकते हैं, जिनके सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है वो ही अरेस्ट कर सकते हैं।
आया समझ? कोई दूसरे नहीं कर सकता। कॉग्निजेबल ऑफेंस उन्हीं के सामने होना चाहिए, वही अरेस्ट कर सकते हैं। कुछ शर्तें समझ लीजिए, प्राइवेट व्यक्ति भी अरेस्ट कर सकता है, बट कॉग्निजेबल ऑफेंस उसके सामने हुआ हो, उसने देखा हो और उसे लगता हो कि ये भाग जाएगा, अगर मैंने अरेस्ट नहीं किया तो ये भाग जाएगा, वैसी स्थिति में हो, भागने की स्थिति में। अगर वो मान लीजिए भागने की स्थिति में नहीं है, उसके पांव घायल है और वो दौड़ ही नहीं सकता, तो अरेस्ट करने जैसा कोई मतलब ही नहीं है। तो दो काम कर सकते हैं, या तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक ले जा सकते हैं या 100 पर इन्फॉर्म कर सकते हैं, 100 नंबर घुमाओ, पुलिस बुलाओ। इन्फॉर्म करना जरूरी है, डिले नहीं करना है उसमें, अननेसेसरी डिले नहीं करना, तो आप अरेस्ट कर सकते हैं। आफ्टर अरेस्टेशन या फिर पुलिस वाले अरेस्ट करेंगे। आफ्टर अरेस्टेशन दो चीजें होती हैं, आपको 24 आवर्स में किसी न किसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाना जरूरी होता है। आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 20 किसी मजिस्ट्रेट के पास, जो सबसे नजदीक मजिस्ट्रेट है उसके पास ले जाना बहुत जरूरी है। उसमें ट्रेवल टाइम भी आ जाता है और वो सब करके 24 वो हो जाता है। हाँ तो वो नहीं आता, इसलिए तो कह रहा ना, उसको जोड़ करके। ठीक है, वो अलग विषय है, वो फिर डीप में चले जाएंगे हम सीआरपीसी के। पर ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ कि ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, ये कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, अरेस्ट कौन करेगा, अरेस्ट कैसे करेंगे, कैसे मजिस्ट्रेट तक ले, यही सब तो सीआरपीसी है, यही सब सीआरपीसी है। आईपीसी में तो बस इतना इतना है कि 302 मतलब मर्डर है। अगर किसी ने मर्डर किया है, मर्डर की डेफिनेशन है, और ये प्राण लिए हैं, किसी ने प्राण हर लिए हैं, वो 302 कहलाएगा, और उसके लिए यहां तक कैपिटल पनिशमेंट होगा, ये कल्पेबल पनिशमेंट होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, कोर्ट दो प्रकार की कस्टडी देता है शुरू में। एक कस्टडी होती है पुलिस कस्टडी, दूसरी होती है जुडिशियल कस्टडी। ये दोनों नाम खूब सुनते होंगे आप, पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी एंड सॉरी जुडिशियल कस्टडी। इसलिए आप एक चीज देखते होंगे, कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल डेथ मतलब सामान्यतः पुलिस कस्टडी में जो डेथ हो जाती है। पुलिस कस्टडी अगर दी है तो ये मैक्सिमम 14 डेज की होती है पुलिस कस्टडी, और जुडिशियल कस्टडी मैक्सिमम 90 डेज की होती है। पुलिस कस्टडी 14 डेज की। पुलिस कस्टडी का मतलब होता है एक तरह से इंटेरोगेशन, पूछताछ, टॉर्चर, 3D टॉर्चर। थर्ड डिग्री टॉर्चर, 3D का मतलब थ्री डायमेंशनल नहीं, थर्ड डिग्री टॉर्चर। जब उसको ले जाते हैं और लाते हैं तब तक उसके हुलिये में बहुत अंतर आ जाता है। फिल्मों में देखा होगा आप, पुलिस जो मारती है, पीटती है, उगलवाती है, वो ये है कि पुलिस पूछताछ कर सकती है, जज ने इजाजत दे दी कि हाँ तुम पूछताछ कर लो 14 दिन तक, तो 14 दिन की मांगते हैं, हमेशा 14 दिन की पुलिस कस्टडी मांगते हैं, मैक्सिमम मांगते हैं। फिर कई बार जज उसको 5 दिन की देते हैं, 10 दिन की देते हैं, जज का डिस्क्रिशन है कि वो कितने दिन की देता है। ये सब किस में चल रहा है, कॉग्निजेबल में, ध्यान रखिएगा, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल वाले में चल रहा है, ये उधर नहीं है, बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल में नहीं है।
कॉग्निजेबल होना बहुत जरूरी है, संज्ञेय अपराध होना बहुत जरूरी। तो ये चीज भी समझ में आ गई होगी, पुलिस कस्टडी कब मांगी जाती है। तो कस्टोडियल डेथ का मतलब इतना पीटा कि वो मर गया, उसको बोलते हैं कस्टोडियल डेथ। और ये बिल्कुल ऐसे में जिन ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन किया था उनके ऊपर 302 लगेगा, हत्या का मुकदमा चलेगा। आ गया ना समझ? ये जब आईपीएस बन जाओगे तो बकायदा क्लासेस ज्यादा लगेंगी। यूपीएससी में वहां पे भी लगेगी, मसूरी में भी लगेगी, लेकिन यहाँ तो ये प्री में पूछता है ना, प्री प्री में पूछने का ट्रेंड आ गया। तो अभी पिछले 2013 से अभी तक हर बार एक एक दो दो क्वेश्चन इस टर्मिनोलॉजी के हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी लॉ की, जो लगभग हर आदमी को, और सबसे बड़ी चीज है कॉमन मैन को भी पता होना चाहिए, जो भारत का नागरिक है, हर आदमी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये पाला तो किसी का भी पढ़ सकता है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि अगर इससे कुछ पूछना है तो पुलिस हमारे पास आए और हम यहाँ खड़ा करेंगे, हमारे सामने पूछे। और इसका मतलब होता है ये कस्टडी में जब रहेगा तो ये लॉकअप में रहेगा, और इसमें जब जाएगा तब वो जेल में जाएगा। तो आर्यन खान वगैरह को उन्होंने गेस्ट हाउस में रख लिया था लॉकअप के बजाय, सिक्योरिटी के पर्पज से। उन्होंने कोई बिल्डिंग, होटल का कमरा भी किराए पे ले सकते हैं पुलिस वाले। तो इसलिए वो गुप्ता को पीटा था यूपी पुलिस ने, तो वो बोल रहे थे नहीं हमारी कस्टडी में था, कस्टडी में आ गया मतलब अरेस्ट हो गया, अरेस्ट हो, अरेस्ट होने के बाद वो कस्टडी में हो जाता है। आफ्टर अरेस्टेशन वो क्या हो जाएगा, कस्टडी। तो एंटेरो बोले कि वो गुप्ता जो था मर गया था ना वो पुलिस वालों के हाथों, फिर उसकी पत्नी ने वो ट्वीट किया था और बवाल मचा था, यूपी में बहुत फेमस केस था। तो उसको कस्टोडियल डेथ माना था, बोले नहीं हमने अरेस्ट कर लिया था उसको, हम पूछताछ कर रहे थे, तो फिर वो कस्टोडियल डेथ हो जाएगी, जबकि वो तो होटल का कमरा था। होटल का कमरा भी हो सकता है, लॉकअप का मतलब थाने के अंदर वाला लॉकअप ही नहीं, कोई धर्मशाला हो सकती है, कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जहां वो उससे बंद करके पूछताछ कर सके। लेकिन सामान्यतः वो पुलिस स्टेशन होता है, 99% मामलों में पुलिस स्टेशन होता है, और पुलिस स्टेशन के अंदर लॉकअप बने होते हैं, हवालात, उसको हवालात बोलते हैं हिंदी में, उर्दू में। हिंदी में तो कुछ नहीं कहते हैं, कारागृह नहीं, कारागृह तो वो जेल होती है, उसके लिए बंदी गृह, हाँ ये बंदी गृह बोलते हैं। अरेस्टेड मतलब बंदी, बंदी बना लिया, अरेस्ट कर लिया, तो उसको बंदी गृह लिखा रहता है थाने में। दो कमरे बने होते हैं सड़े से, बाथरूम जाने की इजाजत नहीं होती, तो वहीं पे वो पेशाब करते हैं, वहीं गंदगी रहती, बदबू रहती है, उसी में सोना पड़ता है। तो बंदी गृह में किसी को रखना ही अपने आप में बहुत ही खतरनाक चीज होती है, क्योंकि उसको छोड़ नहीं सकते। तो कस्टडी समझ में आ गई। अब जब कभी समाचारों में कुछ आ रहा होगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत बहुत बार होता है। जुडिशियल कस्टडी 90 डेज की कंप्लीट होने से पहले चार्जशीट प्रस्तुत करना होती है, पुलिस को चार्जशीट देने होती है। चार्जशीट क्या होती है, पुलिस 90 दिनों में चार्जशीट तैयार करती है, अधिकांश मामलों में 90 दिनों के अंदर चार्जशीट तैयार होती है, जिसमें बयान होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, सभी के स्टेटमेंट्स होते हैं, आई विटनेस के, विटनेस के, इसके अलावा डिजिटल डॉक्यूमेंट्स लाइक सीसीटीवी फुटेज और तमाम चीजें। फिर जो घटना हुई है, इंसिडेंट जहां हुआ है, जहां पर भी क्राइम कमिट हुआ है, उस क्राइम की जगह का नक्शा, मैप, आसपास क्या है, इधर वो लिखता है उत्तर में इसका मकान है, दक्षिण में इसका मकान है, बीच में इस मकान में इतने बाय इतने के कमरे में, नक्शा बकायदा बनाता भी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब दिखाना पड़ता है। अगर SC/ST एक्ट है तो उसमें उसका SC/ST का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। पड़ोसियों से या आई विटनेस और कोई जो खड़े थे जिनके सामने क्राइम हुआ, उन सब के स्टेटमेंट, पुलिस का खुद का स्टेटमेंट, ऑफिसर का स्टेटमेंट, यानी
हॉस्पिटल का मेडिकल रिपोर्ट जो मैंने कल आपको बताया था, ये सारे डॉक्यूमेंट करके एक डायरी बनती है, केस डायरी, उसको बोलते हैं चार्ज शीट। वो चार्ज शीट पेश होना जरूरी होती है। नब्बे दिनों के बाद जब चार्जशीट पेश होती है तब सबसे पहले आरोपी से पूछा जाता है, तब तक वो एक्यूज्ड ही कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्यूज्ड, आरोपी। आरोपी से पूछा जाता है, एक्यूज से पूछा जाता है कि तुमने ये क्राइम किया है, क्या तुमने ये क्राइम किया है? यू डिड इट। और अगर वो बोलता है आई डिडंट डू इट, मैंने ये नहीं किया, तब पूरी कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है, जिसे ट्रायल कहते हैं। अब जो कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी ये सिद्ध करने के लिए कि इसने, क्योंकि वो तो मना कर दिया उसने, तो अधिकांश 99% मामलों में वो मना कर देता है कि मैंने नहीं किया। अगर उसने स्वीकार कर लिया है कि हाँ मैंने ये क्राइम किया, तो यहाँ जज काफी हद तक डिस्क्रिशन रखता है कि जो उसके इन्वेस्टिगेशन है उसको देख लेता है, विटनेसेस को देख लेता है, एविडेंसेस को देख लेता है, और यहाँ वो सीधा सजा भी सुना सकता है। तो कन्विक्टेड, सजा हो गई तो कन्विक्टेड, कन्विक्शन हो गया तो कन्विक्टेड हो गया वो, यानी सजा याफ्ता। और जो सजा सुनाई, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो जो क्रिमिनल केसेस है उसमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली, उसको जुर्माना भी बोलते हैं, जुर्माना भी लग सकता है। तो सजा दो प्रकार की होती है, कैद या जुर्माना दोनों, केवल कैद, केवल जुर्माना। उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, पैसा देना पड़ता है। और सिविल नेचर के जो केसेस होते हैं उसमें कॉम्पेंसेशन मिलता है। सिविल नेचर के केसेस में फाइनली क्या मिलता है? कॉम्पेंसेशन, मुआवजा। एक और काम होता है फर्स्ट, कई बार सिविल नेचर का केस होता है, कोर्ट में जाता है तो इंजंक्शन भी मिल सकता है। इंजंक्शन का मतलब स्टे टाइप, यानी इसने दो, मेरे प्लॉट में अवैध रूप से दो कमरे बना दिए, प्लॉट मेरा है, अभी चूंकि अब डिस्प्यूट हो गया क्योंकि उसने दो कमरे बना लिए, पहले तो उसका प्लॉट था एक ही व्यक्ति का, लेकिन अब वो जिसने बना लिए वो भी दावा कर रहा है कि मैंने बनाया, तो उसको एकदम डिमोलिश करने का ऑर्डर नहीं देते, उसको बोलते हैं इंजंक्शन। इंजंक्शन यानी कि वो बने रहेंगे अभी जब तक फैसला नहीं हो जाता, और लास्ट में जब ये पता चलता है कि गलत बना लिए हैं और इसके काम के नहीं है, तो इसको तुम 4 लाख रुपया मुआवजा दो, तो तब उसको लास्ट में कंपनसेशन मिलता है। इफ फाउंड गिल्टी, अगर वो गिल्टी फाउंड होता है तो उसको लगता है कि गिल्ट है। और क्रिमिनल वाले में क्या होता है, अगर गिल्टी हुआ और लास्ट में जो जजमेंट आया, डिसीजन, जजमेंट, डिसीजन को सामान्यतः कोर्ट की लैंग्वेज में जजमेंट कहते हैं, जजमेंट। अगर जजमेंट में उसको गिल्ट पाया गया और वो गिल्टी घोषित हुआ, यानी अपराध साबित होता है, क्राइम एक्चुअली कमिटेड, रियली कमिटेड, तो फिर वो कन्विक्ट हो गया। और कन्विक्ट हुआ तो क्या कहलाएगा?
कन्विक्टेड, सजा याफ्ता। और अगर उस पूरे ट्रायल में ये प्रूव हुआ कि क्राइम ही नहीं हुआ था, इस प्रकार का प्रूव नहीं होता है, एविडेंसेस नहीं है, विटनेसेस नहीं है, प्रॉपर क्रॉस चेक करने पर ऐसा लगता है कि नहीं हुआ है, तो उसको बोलेंगे इक्विटल प्रोसेस, नॉन एज इक्विटल, और उसको बोलेंगे इक्विटेड, बाइज्जत बरी, बरी करना। तो टर्म्स समझ लीजिए। देखिए टर्म्स अगर आपको आ गई तो इंटरव्यू में भी आप अच्छे से टर्म्स को यूज कर पाएंगे, या प्रश्न वो पूछेगा तो आप समझ पाएंगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है। और टर्म्स आप नहीं जानते तो फिर वो प्रश्न जो पूछेगा आपको आता भी होगा तो भी कोई मतलब नहीं, फिर बाद में जाके बोलोगे अच्छा उसका मतलब ये पूछ रहे थे क्या, ये तो मुझे आता था। तो नहीं, ये ऐसा नहीं। मिनिमम, ये सब मिनिमम जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम न्यायालय पढ़ रहे हैं, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और ये और वो तो बहुत ऊंची ऊंची चीजें हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जो है ये कुछ जानकारियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो कल हमने सिविल और क्रिमिनल देखा था, और प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ, और आज हम देख रहे थे सब्सटेंशियल लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंशियल लॉ क्या होता है और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। ठीक है, तो लॉ के बेसिक्स हैं, और इस प्रकार की बहुत सारी टर्म्स हैं जो आप न्यूज़पेपर में, मीडिया में सुनते रहते हैं, खास करके। ठीक है, तो बेल के मामले में बहुत विवाद होता है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली है कि जो जुबेर का मामला है, आज का शायद दैनिक भास्कर में होगा भी, मैं देख रहा था। ये देखो, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया ये आपको न्यूज में समझ में आएगा। जुबेर केस में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ये फटकार है, कहा कि गिरफ्तारी के लिए टूल की तरह इस्तेमाल ना करें जस्टिस सिस्टम। आपने जस्ट देखो, गिरफ्तार करना मतलब बकायदा गिरफ्तार करो, यानी कि 14 दिन की कस्टडी मिली क्या, 90 डे की आपको जुडिशियल कस्टडी मिली क्या, नहीं मिली तो वो तो गिरफ्तार ही नहीं हुआ। अभी तो वो गिरफ्तार ही नहीं हुआ, और आपने उसको अरेस्ट की तरह रख रखा है, तो इसका मतलब आप जस्टिस सिस्टम को यूज कर रहे हो। गिरफ्तार करो ना उसको। अगर वो अरेस्टेड है तो दो चीजें होना बहुत जरूरी है। देखो पढ़ो इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आज ही की न्यूज है, 34 मिनट पहले, 34 मिनट पहले, आज ही की न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने जुबेर केस में यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लिया जाए किसी आदमी पर आरोप अभी नहीं बनता, बाद में जाके बनेगा। ये आप लोगों को दिख रहा है भैया, मैं शेयर कर पाया हूं कि नहीं? हाँ दिख रहा है। तो अभी नहीं बनता, अभी तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे, लेकिन ये है कि आप इस इंतजार में कि हम इसको गिरफ्तार कर ही लेंगे, लेकिन इसको अभी से ही पकड़ के रखते हैं कहीं भाग न जाए। तो पुलिस कस्टडी में आपने रख रखा है, जबकि गिरफ्तारी शो करो ना, धारा लगाओ, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, तो वो दो तरह की चीजें करेगा।
या तो 14 दिन की कस्टडी आपको दे देगा या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा, लेकिन ये दोनों ही नहीं है और आप उसको लेके घूम रहे हो कितने ही दिन हो गए। उन्होंने कहा ये गिरफ्तारी के लिए टूल की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहे हो जस्टिस सिस्टम को। ये आ गया समझ में आप। अगर आप कानून के जानकार हो तो आप इस न्यूज को समझोगे। ये आ गई न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसलिए मैंने अभी बताया किसका सिस्टम है, सिविल वाले में तो है ही नहीं है, तो आपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इस्तेमाल किया गलत तरीके से। कोर्ट ने कथित हेट स्पीच जुबैर के मामले में टिप्पणी की। कोर्ट ने गिरफ्तारी पे उठाया सवाल। 20 जुलाई को हुई सुनवाई में फैक्ट चेकर को दर्ज सभी मामलों में जब इंटरिम जमानत दे दी, इंटरिम यानी कि वही बेल, हाँ एंटीसिपेटरी टाइप बेल या इंटरिम बेल दे दी, तो कोर्ट ने गिरफ्तारी के सवाल आदेश पर भी सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के पावर का इस्तेमाल जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए था। अब चूंकि एक बार आपने गिरफ्तार कर लिया और ट्वीट करने से रोकने पर कोर्ट ने की टिप्पणी, जुबैर को जमानत पर रहने के दौरान ट्वीट करने से रोकने की यूपी सरकार की दलील को मानने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ये जमानत पर है, ध्यान रखिए, दो तीन चीजें और समझ लीजिएगा, मैं बता देता हूं। एक होता है व्यक्ति बाहर बेल पर, एक व्यक्ति होता है आदमी पैरोल पर बाहर होता है, और एक आदमी होता है प्रोबेशन पर। तो तीन चीजों पे आदमी बाहर होता है, चाहे उसके ऊपर आरोप हो तो चाहे उसे जेल हो गई हो। तो जमानत पे जो बाहर होता है उसके पीछे पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती, वो निगरानी में नहीं रखा जा सकता, और उसे किसी कार्यक्रम में भाग लेने से, भाषण देने से, ट्वीट करने से, कोई चीज पब्लिश करने से, पढ़ने से, कॉलेज जाने से, वो आम आदमी की तरह ही जिंदा रहता है जमानत पे। बस उसको विदेश जाने की अनुमति नहीं होती, वो कोर्ट बता देता है कि उसको क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, और जमानत पर और उस पर भी क्यों रखा, किसको किसी किसी को जमानत नहीं मिलती, जबकि वो जमानत का एक तरह से हकदार है, क्योंकि वो डिस्क्रिशनरी वाले में कई बार कोर्ट जमानत नहीं देता, उसको लगता है कि ये जो एविडेंस है उनको टेम्पर करेगा, डिस्ट्रक्ट करेगा और विटनेसेस को हार्म पहुंचाएगा, गवाहों को नुकसान का पैदा कर सकता है, और जो एविडेंस है, साक्ष्य है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है, उनको जला सकता है, उस जगह पर जाकर के वो सब साक्ष्य मिटा देगा। जैसे ए राजा और कनिमोड़ी 2G स्पेक्ट्रम वाले में और उसमें, तो उनको बाहर नहीं छोड़ा गया जानबूझकर, हालांकि वो क्राइम हुआ नहीं था, लेकिन ये था कि वो क्योंकि इतने पावरफुल आदमी, देखा जाता है कि कितना पावरफुल है, इसलिए महिलाओं के केस में पुरुष को जमानत नहीं दी जाती, डोवरी केस में या पोक्सो हुआ या इसमें जमानत बिल्कुल नहीं होती, तो इसलिए आशाराम को बिल्कुल जमानत नहीं, बिल्कुल नहीं, उम्र का हवाला देने के बाद भी नहीं, बोलने तुम बहुत पावरफुल हो, क्योंकि वो 15-16 साल की लड़की है और तुम बहुत पावरफुल हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ये देखा जाता है कि अगर ये क्राइम 40 साल की महिला के अगेंस्ट होता तो शायद जमानत हो जाती। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि 40 साल की महिला छोटी नहीं होती, तो इसलिए पुरुष महिला की बात आएगी तो पुरुष को जमानत नहीं होगी। और डोरी वाले में तो चूंकि आपने जला ही दिया है, एक को जला के मार दिया है, तो अब उसके घर वालों को, या अब तुम्हारी साली के साथ भी ऐसा कर सकते हो, तो इसलिए तुमको जमानत नहीं मिलेगी। SC ST वाले में तुम ऊंची जाति के और तुमने SC ST वाले को दबाया है, डराया है, तो इसलिए तुमको जमानत नहीं मिलेगी। तो उसमें आदमी देखा जाता है, एक मिनिस्टर है और दूसरा एक साधारण आदमी है, तो मिनिस्टर को जमानत नहीं मिलेगी, अगर मिनिस्टर को, क्योंकि तुम तो मिनिस्टर रहे हो और तुम बहुत पावरफुल हो। तो ये देखा जाता है कि कौन पावरफुल है और बाहर जाके कितना नुकसान पहुंचा सकता है, उस आधार पर उसकी जमानत रद्द की जाती है या जमानत मिलती नहीं है, कोर्ट देता नहीं। यही तो डिस्क्रिशन है, यही विवेकाधिकार है, यही उसका विवेकाधिकार है कि वो करेगा या नहीं करेगा।
यहां सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तुमने ट्वीट करने से क्यों मना किया उसको? ट्वीट कैसे मना कर सकते हो तुम? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कम करता है, क्योंकि बोलने पर रोक लगाने के आदेश दे दी तुमने। ये बोल रहे हैं 20 जुलाई को अंतरिम जमानत दी और डिटेल ऑर्डर सोमवार को फिर वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। वेबसाइट पे आजकल वो अपलोड, यहीं देख लो तुम इसका ऑर्डर, डिटेल ऑर्डर, इसमें जमानत की शर्तें भी लिखी होगी। भाई जमानत तो पहले ही दे दी, लेकिन उन्होंने कहा तुमने इतने दिन तक तो इसको अंदर रख ही दिया, जबकि इसकी गलती क्या थी वो तो बाद में तय होगा, जज करेगा ना तय। वो फाइनली जब वो कन्विक्टेड हो जाएगा तब सजा होगी उसको, इम्प्रिजनमेंट होगा या जो भी उसके ऊपर जुर्माना होगा, फाइन होगा। जुर्माना मतलब फाइन। तो फाइन या इम्प्रिजनमेंट बाद में या दोनों, जो भी करना है वो तो कोर्ट तय करेगा। तुमने तो पहले से ही उसको 10-15 दिन 20 दिन वैसे ही रख लिया उसको प्रोसीजर के नाम पे। तो ये तो तुमने टूल की तरह इस्तेमाल कर लिया क्रिमिनल प्रोसीजर को। अब आया समझ में? अब आज ही न्यूज बता दी मैंने, तो रोज कितनी आती होंगी, कितने तरह के केस होते होंगे। तो अगर आपको ये न्यूज की टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा? तो लॉ जो है वो लाइव चीज है। अब चूंकि मैं तो लॉयर भी हूं और लॉ मैंने बकायदा पढ़ा भी और एक्सरसाइज भी करता हूं मैं तो, और पहले एज ए लॉ ऑफिसर भी थे और एक देखा जाए तो पुलिस पर्सन के तौर पे भी और एज मजिस्ट्रेट भी। हमने तो सारे रोल प्ले कर रखे, ठीक है, और पॉलिटिशियन भी, तो उसके मिसयूज को भी जानते हैं, ठीक है। और लोग दिन भर राय भी लेते रहते हैं कि इसमें हो जाए तो क्या करें, वैसा हो जाए तो क्या करें, तो दिन भर राय लेते हैं, तो दिन भर प्रैक्टिस चलती रहती है। लॉ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो हमारी तो प्रैक्टिस रोज चलती है। कई सारे लॉयर हैं, नाम के लॉयर हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं चलती, हमारी तो चलती है, तो प्रैक्टिस करते हैं रोज। और सभी तरह के सिविल क्रिमिनल सब सारे ही करते हैं। तो आपको इसीलिए तुरंत निकाल, मेरी न्यूज पढ़ी ये जब मैं ऊपर आ रहा था 34 मिनट पहले, तब इस पर मेरी निगाह पड़ी थी। ये जैसे ही न्यूज आई थी मेरी निगाह पड़ी थी, मैंने कहा ये न्यूज आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने इसी को कहा, ठीक है। ये एक और चीज, सीतापुर केस में जुबेर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, तो जमानत मिल गई। जमानत की शर्त ये होगी कि याचिकाकर्ता उस मुकदमे से जुड़ा कोई ट्वीट नहीं करेगा और दिल्ली नहीं छोड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश को चुनौती देने वाले फिर जुबेर अच्छे इंसान होते तो ट्वीट नहीं करते, उत्तर प्रदेश पुलिस ने लिखा। अगर इन्हें जमानत मिल जाती तो बेंगलुरु में सबूत नष्ट कर सकते हैं। आ गया समझ? तो वही सारी चीज। फिर पेरोल किसे कहते हैं? पेरोल उसे कहते हैं कि यदि किसी की बहन की शादी है, किसी के घर में ग्रैंडफादर की या ग्रैंडमदर की किसी की डेथ हो गई है, तो ऐसे में उसको 10 दिन का पेरोल दिया जाता है। पेरोल पे छोड़ा जाता है कैदी को जो इम्प्रिजनमेंट में है, चाहे वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में हो चाहे जैसी। हाँ, लेकिन जनरली मौत की सजा जिसको होती है उसको इसमें नहीं छोड़ा जाता पेरोल पे। जिसको सजाए मौत दी है, फांसी की सजा दी है, उसको नहीं छोड़ा जाता, बाकी को पेरोल पे छोड़ा जाता। उसको बोलते हैं पेरोल। और एक होता है प्रोबेशन। प्रोबेशन पे किसे छोड़ा जाता है? जिसका क्राइम फर्स्ट टाइम हुआ है, जिसने फर्स्ट टाइम क्राइम किया है और बहुत ही लेजर टाइप का है, बहुत ही लेजर टाइप का क्राइम, हल्का क्राइम मतलब हल्के किस्म का, लाइट वेटेड और वो जेल में और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, तो ऐसे में उसको प्रोबेशन पे बाहर छोड़ दिया जाता है। ऐसे समय में पेरोल और प्रोबेशन में पुलिस की निगरानी में रहते हैं वो। पुलिस उनसे कभी भी पूछताछ कर सकती है, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, जिस कमरे में गए वहां बाहर इंतजार भी कर सकती है कि कहीं भाग न जाए, तो वो निगरानी में रहते। लेकिन जमानत पे निगरानी नहीं कर सकते, ध्यान रखिए। जमानत, पेरोल और प्रोबेशन में क्या अंतर है? पेरोल और प्रोबेशन में एक तरह से सीसीटीवी टाइप
निगरानी हो जाती है, वो निगरानी में रहता है। वो अपने मन का खा सकता है, मन की बातें कर सकता है, मन चाहे उनसे मिल सकता है, पर पुलिस जो है लगातार साए की तरह एक तरह से उनका पीछा करती। तो मैंने बेसिक चीजें, मुझे लगता है कि जो जो बिल्कुल रोजमर्रा के काम की चीजें हैं लॉ से संबंधित, वो हमने चर्चा कर ली। बाकी तो पूरा लॉ ही अपने आप में पढ़ने लायक है, उसी की क्लास चलाएं तो 3 साल तो एलएलबी यही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एलएलबी तो आपको कराना नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें जो है मैं चाहता था कि वो आप लोग जाने समझें कि क्या है। ठीक है, टर्म्स मुझे लगता है अब क्लियर हो गई होगी। एक और टर्म है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, ये क्या होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस? जो क्षमा योग्य होते हैं और जिनमें समझौता हो सकता है। कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। जनरली जो हीनियस क्राइम होते हैं, या पोक्सो वाले होते हैं या छेड़छाड़ वाले होते हैं, तो महिलाएं जो भी आरोप लगाती हैं छेड़छाड़ के या इस प्रकार के, वो ऑफेंसेस जो होते हैं वो कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। वो माफ नहीं कर सकती उसको कि नहीं चलो छोड़ो मैं अब इसको माफ करती हूं, ऐसा नहीं कर सकती। समझौते योग्य नहीं होते, समझौता नहीं हो सकता, क्षमा योग्य नहीं होता। डोमेस्टिक वायलेंस में हो जाएगा क्षमा योग्य, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में तो उन दोनों को साथ रहना है। अब पति को 6 साल के लिए जेल भेज दिया तो फिर कैसे बाद में कैसे साथ रहेंगे? तो सामान्यतः उसको कंपाउंडेबल बनाते। तो जो बेलेबल होते हैं या नॉन बेलेबल होते हैं वो भी कंपाउंडेबल हो सकते हैं। कई बार व्यक्ति की इच्छा होती है कि नहीं ये तो बहुत ही मतलब इसने किया है, गलती से कर दिया है, चलो ठीक है इस प्रकार का क्राइम है, अब छोड़ो भी इसको। पर नॉन कंपाउंडेबल होगा तो उसको आप छोड़ नहीं पाओ। जैसे वो जो थी मणिकर्णिका वाली हीरोइन, क्या नाम भूल गया मैं उसका, हाँ कंगना रणावत। वो हाइपर थी थोड़ी सी और अभी उसने बहुत ज्यादा बोल दिया जावेद अख्तर को और कुछ, और वो डिफेमेशन का मामला चल रहा है कि इसने मेरी रेपुटेशन टेम्पर की, मेरे रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया है। तो कंगना को बार बार नोटिस जा रहे हैं, आईपीसी है 498 और वो वाला मतलब 99, 500, 501, 502, ये सब आईपीसी का डिफेमेशन एक्ट है। तो डिफेमेशन जो है वो उसके तहत उसके पास वारंट भी जा रहे हैं और उसको आना है, क्योंकि वो वाला उस टाइप का नहीं है ना, नॉन बेलेबल टाइप का नहीं है, तो वारंट तो देना पड़ेगा उसको। बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो कंगना वाला, तो उसको वारंट देना पड़ता है। तो वारंट तो जाते हैं लेकिन वो आती नहीं है। ऐसे में कुछ चर्चा चली थी बीच में कि चूंकि वो कंपाउंडेबल है तो वो माफी मांग लेगी और जावेद अख्तर भी उसको माफ कर दे। क्या अच्छा ठीक है, मेरी रेपुटेशन को तुमने हार्म तो पहुंचाया, लेकिन ठीक छोड़ो, मैंने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना तुम्हारे ऊपर लगे ऐसा केस तो लगाया हुआ है, लेकिन ठीक है मैंने माफ किया। तो कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल में लास्ट में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, समझौता हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को जैसे जैसे कॉमन टर्म याद आती जा रही है मैं आपको बता रहा हूं। बस इतनी जानकारी भी आपके पास हो गई तो अब आप किसी भी थाने में एक पढ़े लिखे साक्षर एडवोकेट के बराबर या किसी एडवोकेट से चर्चा करते समय आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। किसी केस को समझने में या समझाने में बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, पुलिस पे भी प्रभाव डाल सकते हो अगर इतनी चीजें आपको पता है। नहीं तो आपने देख ही लिया पुलिस क्या करती है। इतना हाई प्रोफाइल मामला जुबैर वाला नेशनल मीडिया में चल रहा है, उसके बावजूद पुलिस ने उसको धर के रखा हुआ ना। ये 7 जुलाई को सीतापुर पुलिस ने रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दाखिल की थी। ये
4 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने जुबैर को जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया था। 4 जुलाई को उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था, तो जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा था। 6 जुलाई को जुबैर को फिर से कोर्ट में पेशी हुई और सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। तो 7 जुलाई को सीतापुर पुलिस ने जुबैर को रिमांड पर लेने के लिए, यानी पुलिस कस्टडी के लिए फिर से अर्जी दाखिल कर, इस पर कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड मंजूर करते हुए आरोपी को सीतापुर जेल भेज दिया। तो इसको कस्टडी को रिमांड भी बोलते, जुडिशियल रिमांड और पुलिस रिमांड। कस्टडी के ब्रैकेट में एक और लिख लीजिए, रिमांड। रिमांड कोई अलग से चीज नहीं है, कस्टडी का ही सिनोनिम है। कस्टडी का सिनोनिम है रिमांड। तो आरोपी को सीतापुर जेल भेज दिया। सीतापुर पुलिस को नहीं पकड़ाया था, उन्होंने मांगी थी 6 दिन की रिमांड मंजूर की उन्होंने, लेकिन उन्होंने जुबैर को, पर ये जुडिशियल जेल भेज दिया। अब जैसे ही जेल भेजा मतलब ये जुडिशियल कस्टडी ही थी, तो रिमांड तो मंजूर कर लिया। हाँ, रिमांड मंजूर किया मतलब अब जो पूछताछ होगी जुबैर से वो न्यायाधीश के सामने होगी। आप प्रश्न पूछने से मना नहीं कर रहे, तुम इस जुबैर से प्रश्न पूछो, लेकिन हमारे सामने पूछो। वो है जुडिशियल कस्टडी। तब उसको जेल से बराबर लाएंगे जज के सामने और पुलिस उससे पूछताछ करेगी। ये है जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। तो आर्यन वाले केस में दिन भर चला था। और जो सुशांत सिंह केस वाला आपने देखा था, सुशांत सिंह केस में जैसे ही वो उसका सुसाइड हुआ या जो भी हुआ, यही कहना चाह रहे थे कि सुसाइड है या मर्डर है, तो वो ट्रायल तो कोर्ट में होना था। लेकिन जब चैनल ये काम शुरू कर दें तो उसको बोलते हैं मीडिया ट्रायल। चैनल ने तो अभी से ही किसी को आरोपी बनाना शुरू कर दिया था और उन्होंने तो बकायदा लिख दिया था कि एक तरह से कि इन्होंने हत्या की है। पल पल की खबरें, मीडिया ट्रायल। और नीचे वो लिख देते हैं सूत्र। अरे ये सूत्र है क्या, कहां से लाए तुम? क्योंकि वो सूत्र लिखते हैं ना, तो उससे कोई पूछेगा तो नहीं कि ये कहां से है। बोले ये हमारे सूत्र है। सूत्र क्या है ये बताओ ना तुम। अगर मान लीजिए कुछ भी कहीं से नहीं पता चल रहा है, इनके दिमाग की खुरापात है, एकदम सुबह सुबह नहाते नहाते एक आइडिया है कि वहां जाके ये बोलना है और नीचे लिख दिया सूत्र। ये तो नहीं लिख सकते कि नहाते हुए आया आइडिया। तो ये तो नहीं लिख सकते, तो वो उसको सूत्र लिख देते। और सूत्र लिखने के बाद तो बात ही खत्म हो गई। अभी सोनिया गांधी कर रहा है कि आज उनसे 36 सवाल पूछे जाएंगे। तो ये बात है कि अगर मान लिया जाए अभी किसी बीजेपी के आदमी को अरेस्ट करेंगे, तो क्या मीडिया में ये आ जाएगा कि आज इस बीजेपी के मिनिस्टर से 36 सवाल पूछे जाएंगे? नहीं आएगा ना। तो फिर सोनिया गांधी के मामले में उनको कैसे पता मीडिया वालों को 36 सवाल है? इसका मतलब है कि ईडी का कोई न कोई आदमी मीडिया में कर रहा है। राहुल गांधी ने पहले पानी पिया, ये तो बंद कमरे में हो रही है। फिर उनको चाय ऑफर की गई लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये सब चीजें जो बाहर आ रही है ना, ये मीडिया ट्रायल है। क्योंकि मीडिया कैसे ट्रायल कर सकता है, ये काम तो अंदर हो रहा है ना। और वो तो जिम्मेदार ऑफिसर है, आईआरएस ऑफिसर होगा, आईएएस आईपीएस होगा, तो बाहर कैसे बता रहा है? मीडिया को कैसे बता रहा है? कैमरे वाला तो वहां नहीं है। चपरासी भी बता रहा है तो वो भी गलत है। उसको समझाओ कि ना बताए बाहर जाकर के। इसी को तो मीडिया ट्रायल कहते हैं। है तो मीडिया एक कंसेंसस बना लेता है। तो ये इस तरह की जो चीजें होती है, जब वो डिस्क्रिशनरी हो जाती है जज के पास, वहां पर एक को शब्द आता है आर्बिट्रेरी। उसको करना है या नहीं करना है, आर्बिट्रेरी। जैसे कि उसको सजाए मौत देनी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना है, क्योंकि इसमें तो वो बायस हो जाएगा नहीं तो। आर्बिट्रेरी।
not seeming to be based on any reason or plan and sometimes seeming unfair, अनुचित मनमाना, बिना तर्क नियम या योजना पर आधारित, कभी कभी अनुचित मनमाना और स्वेच्छाचारी। तो जब कभी डिस्क्रिशनरी पावर की बात आएगी तो साथ साथ आप ये देखोगे कि एक प्रॉब्लम उसके साथ है, ये वाली आर्बिट्रेरियन या आर्बिट्रेरी। ये जरूर याद रखिए, ये बहुत टर्म जो है यूज किया जाता है। तो इसका मतलब पुलिस का रवैया अभी आर्बिट्रेरी मिलेगा जुबैर के मामले में, और यही मामला था आर्यन खान वाला, तो उसमें भी वो आर्बिट्रेरी था। अब आ गया समझ? ये वर्ड बहुत आता है मीडिया में, खास करके द हिंदू बहुत यूज करता है आर्बिट्रेरी। तो मुझे लगता है लॉ और लीगल संबंधी टर्मिनोलॉजी जो बिल्कुल कॉमन टर्मिनोलॉजी, मेरी तरफ से मैंने पूरा बताने की कोशिश की है आपको। अब वो मजिस्ट्रेट, हाँ ये तो आर्बिट्रेरी हो ही गया ना। अब भोपाल में पुलिस मजिस्ट्रेसी आ गई, तो अब उसको किसी मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर ले जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पुलिस कस्टडी अपने आप ही मिल गई उसको। इसलिए तो विरोध कर रहे थे हम सब। और वहां जो मजिस्ट्रेट होता है वो कई बार कलेक्टर भी होता है, एसडीएम भी होता है, वो भी दे देता था। उसके उसके दिमाग में डालना भी बहुत जरूरी होता था। अब उसको बाईपास कर लिया उन्होंने, तो आईएएस बहुत बेकार स्थिति में पहुंच गए और पुलिस बहुत ऊंची हो गई। तो आईपीएस लॉबी जीत गई, आईएएस लॉबी दब गई, क्योंकि आईएएस लॉबी एंजॉय करती है और पॉलिटिशियन कुछ कर नहीं पाते, मिनिस्टर्स जानते नहीं है। पढ़े लिखे मिनिस्टर्स नहीं होने की वजह से सीएम भी ये नहीं बोल सकता ना कि आईएएस कुछ नहीं करेंगे, यही करेंगे, उनको तो कुछ आता नहीं है, तो पूरी तरह से आईएएस पे डिपेंड करते हैं। तो हमारे सीएम ने, और खास करके अब वो पुलिस की चलेगी ना, दो लोगों को प्रमोट करेगा मोदी। आने वाले समय में मोदी को अगर बने रहना है तो दो लोगों को प्रमोट करेगा। देखो पिछले 2 दिनों में आपने दो मंत्रियों के सुर देखे होंगे, राजनाथ सिंह के और नितिन गडकरी के। दोनों पुराने मंत्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय के, वो बहुत पुराने नेता हैं। वहां राजनाथ सिंह बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर में परसों के दिन, कल बोल रहे थे परसों, कि मैं किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर सकता और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी नहीं कर सकता। किसी की नीति खराब हो सकती, नियत किसी की खराब नहीं है। स्वर देखा आपने? कल नितिन गडकरी बोल रहे हैं कि मैं राजनीति छोड़ने की इच्छा रखता हूं, मैं कुर्सी के लिए जो राजनीति करते हैं उनके साथ काम नहीं कर सकता, जो किसी प्रकार से कुर्सी पाना चाहते हैं। ये कल की न्यूज है नितिन गडकरी के। मतलब ये चीजें समझ रहे हो? इसका मतलब है कि मोदी और अमित शाह अलग जा रहे हैं, और उनके जो पुराने जो सिपह सालार हैं या जिनको मान रहे थे वो अलग जा रहे हैं। हो सकता है अभी सुषमा स्वराज और अरुण जेटली होते तो राजनीति छोड़ भी चुके होते। बस समझ में आई? क्योंकि माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, उनके ऊपर ओवरबर्डन करके, दोनों डायबिटिक थे, दोनों मरीज थे, दोनों को किडनी और लिवर की प्रॉब्लम थी, उनको एकदम इतना बिजी कर दिया, ऑफिस नहीं आते हो, काम नहीं देखते हो, ये नहीं करते हो, उनको टॉर्चर कर करके ही वो ज्यादा काम करके मर गए। ऑफिस में खाना नहीं मिलता था, चाय पी पी के मर गए, क्योंकि डायबिटीज थी, तो वैसे ही मर गए। तो मारने के कई सारे तरीके हैं, उसके लिए हत्या करना जरूरी नहीं है उस तरह से। किसी को पता है कि ये वैसे ही मर जाएगा तो उसकी ड्यूटी लगाते रहो बार बार, तो वैसे ही टेंशन से मर जाएगा। उसको जिम्मेदारियां देते रहो, काम सौंपते रहो। तो ये, तो वो जिस प्रकार का आदमी है वो फ्यूचर में 2 ही चीजों को प्रमोट करेगा। पुलिस को पूरी छूट देगा करप्शन करने की, जनता को लूटो खसोटो मारो पीटो कुछ भी करो, हम तुमको कुछ नहीं बोलेंगे। और एक सेना को, और दोनों को इसलिए देगा क्योंकि सेना केवल छूट दे दी तो सेना किसी दिन कू कर सकती है, और यहाँ पर सैनिक जनरल आकर के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर सकता है, उसको जेल में डाल के सैनिक शासन लगा सकता है। तो वो जानबूझ करके पुलिस को भी देंगे, क्योंकि इन सब जो बॉर्डर पे बैठे लोग हैं इनके परिवार वाले तो किसी न किसी पुलिस के अंडर में रहेंगे ना, तो उनको टॉर्चर पुलिस से करवाया जा सकता है, तो वो वहां कंट्रोल में रहेगा फैमिली की वजह से। कुछ बात समझ में आए? ये फ्यूचर है इंडिया का, मैं बता रहा हूँ, आप 5 साल बाद याद करोगे मुझे, याद करो, ये फ्यूचर है जिधर जा रहे हैं हम उधर ही जा रहे हैं। इसलिए सिटीजन, फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेसी सब भूल जाओ, क्योंकि यही तो चल रहा है। कोर्ट तो वैसे ही सरेंडर कर, रमन्ना को साफ साफ दिख रहा है, इसलिए वो
कुछ न कुछ बोलता रहता है, कभी ना कभी बोलता रहता है, लेकिन उसके वो जानता है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये है, ये है खतरनाक स्थिति। तो आप पढ़ोगे लिखोगे तो सब कुछ दिखने लग जाएगा आपको। अब ऐसे में सिविल सोसाइटी, राइट्स मैंने बताया था, ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं, उन सब का कोई मतलब नहीं। चलिए खैर, और क्वेरीज किसी की, कुछ किसी के मन में कुछ कोई ऐसी चीज हो जो आप समझना चाहते हो? बात समझ, आर्बिट्रेरी को जरूर याद रखें, आर्बिट्रेरी, क्योंकि बायस, पूर्वाग्रह तो होते हैं ना जजों के मन में और सबके मन में, तो अगर कोई, इसीलिए तो जो ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा जो है SC ST और मुसलमानों को मिली है, दूसरों को तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल देते हैं, या फिर 10 साल की 12 साल की सजा में बदल देते हैं, उनको सजा ज्यादा मिलती है। तो उसका कारण यही है कि वो आर्बिट्रेरियन है। कैसे? वो डिपेंड करता है, कोर्ट उसको बोलेगा, क्लेरिफाई करेगा कि ये मर्ज होगी या फिर अलग अलग चलेगी। कई बार वो बोलता है ये सजा इसकी हो जाएगी 14 साल की, उसके बाद इसकी 5 साल की शुरू होगी, ऐसा बकायदा क्लियर करता, कोर्ट क्लियर करता है उसको, कोर्ट के जजमेंट में क्लियर होता है। तो कन्विक्टेड समझ में आ गया, एक्विटल समझ में आ गया, प्लेंटिव समझ में आ गया, नई टर्मिनोलॉजी में। और आपको कल बताया था पब्लिक प्रोसिक्यूशन, कल बताया था प्रोसिक्यूशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करता है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूशन। युग परिवर्तन वर्तन कुछ नहीं हो रहा भैया, तुम उस चक्कर में मत पड़ो। वैसा कुछ नहीं हो, सब फालतू बात है। वो डिपेंड करता है कि 2 साल से ज्यादा की सजा ना हुई हो, 2 साल से ज्यादा की सजा में नहीं लड़ सकता। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में दिया हुआ है, संशोधन हुआ है, पहले लड़ सकता था, अभी उसमें अमेंडमेंट कर दिया और उसमें शर्त रख दी कि 2 साल से ज्यादा की सजा अगर है और वो जेल में है, तो जेल में नहीं भी है, जमानत पे, तो भी नहीं लड़ सकता। 2 साल से ज्यादा की अगर सजा वाला अपराध है, उसमें ये नहीं कि 2 साल की सजा से ज्यादा हुई है, नहीं, 2 साल से ज्यादा की सजा के अपराध में यदि वो जमानत पर है तो भी चुनाव नहीं लड़ सकता, जैसे लालू यादव नहीं लड़ पाता। उसका कारण ये है कि उनको 5-5 साल की सजाएं, जानबूझ करके 5-5 साल के रखवाई है उनके, ताकि वो चुनाव न लड़ सके। नीतीश कुमार और मोदी की कृपा से हर बार क्या कारण है कि 5 ही होती, 6 भी नहीं होती और 4 भी नहीं होती, 5 ही क्यों होती एग्जैक्ट? वो उसका कारण ये उसको बोला गया, जैसे किसी वकील ने समझा दिया मोदी को कि मोदी आप तो एक फोन कर देना, 5 साल की करवा देना, तो अब हर बार वो फोन करता है 5 साल ही बोलता है। मोदी 6 और 4 की रिस्क मोदी ले ही नहीं सकता ना अपनी अकल से, क्योंकि उसने तो खुद ने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो वो रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए हमेशा 5 की चलेगी उसकी। उसकी वो फोन ही 5 के लिए करता है, जबकि IPC में लिखा हुआ है कि इसके लिए 10 साल की सजा हो सकती है, फिर भी उसको 8 या 7 की नहीं देते, 5 की थे, क्योंकि उनका उद्देश्य है उसको चुनाव नहीं लड़ने थे। क्योंकि चुनाव लड़ लिया और अगर वो CM बन गया तो बहुत कुछ उखाड़ पछाड़ कर देगा, इतना है उससे, डर के मारे वो ऐसा करता। ठीक है, बाकी जेल में रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं अगर आपको 2 साल की सजा होगी और बकायदा कन्विक्शन हो गया, कन्विक्शन होने के बाद आप बाहर नहीं रहेंगे, अपील कर सकते हैं, पर अपील करने से पहले भी आपको जमानत नहीं मिलेगी, आपको जेल तो जाना ही होगा। अगर क्रिमिनल केस है
और क्रिमिनल केस में कन्विक्शन हो गया, और कन्विक्शन हो गया, 1 साल की सजा हो गई लोअर कोर्ट से, 1 साल की सजा हो गई, तो अब जमानत हाई कोर्ट से मिलेगी, लेकिन आज की तारीख में तो आपको जेल ही जाना पड़ेगा। आप आवेदन करो, अपील करो हाई कोर्ट में। इसलिए आपने देखा होगा सलमान खान पूरा बैग लेके गया था कि आज मेरा जजमेंट है, तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, मतलब बरी भी हो सकता हूं। तो लोअर कोर्ट ने उसको जेल भेजा, हाई कोर्ट में गई टीम उसकी, लेकिन उसको कुछ दिन जेल में रहना पड़ा। जब हाई कोर्ट में भी वो हार जाएगा, हाई कोर्ट से अगर जमानत मिल गई कि हाँ अभी हम सुन रहे हैं और हमने देख लिया है, और लोअर कोर्ट ने जो इसको सजा सुनाई थी, अभी 15 दिन जेल में रहते हुए हो गए, अभी हम इसको जमानत पे रिहा करते हैं, तो हाई कोर्ट से फिर जमानत मिल गई। अब केस वहां शुरू हो गया, केस हाई कोर्ट में दर्ज हो गया, हाई कोर्ट में जमानत मिल गई, तो केस शुरू हो गया, जमानत मिल गई, तो अब आप बाहर आ सकते हो। लेकिन हाई कोर्ट में यदि फिर से सजा हो गई, तो फिर उसी दिन आप फिर वापस जेल में जाना पड़ेगा, उसी दिन से, जैसे संजय दत्त को जाना पड़ा था। फाइनली उसका सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, सब कुछ हो गया, और लगा कि सुप्रीम कोर्ट जाने का शायद मौका नहीं मिला था, क्योंकि हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट नहीं दिया था। हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट से ही आप जा सकते हो ना सुप्रीम कोर्ट, कल बताया था आप, अपीलेट अथॉरिटी वाला जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन में यही तो बताया था कि उसमें विद सर्टिफिकेट एंड विदाउट सर्टिफिकेट। तो उसको सर्टिफिकेट ही नहीं देंगे, मान लिया जाए हाई कोर्ट वाले, सुप्रीम कोर्ट जाने का, तो बस वो फाइनल कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट कोर्ट फाइनल कोर्ट हो गया, क्योंकि सर्टिफिकेट ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन तैयार ही नहीं हुआ ना, ओरिजिनल तो है नहीं, अपीलेट है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन तब तैयार होगा जब वो सर्टिफिकेट देगा और वो सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा, ओके ओके का फुल एंड फाइनल। मैंने आपको बहुत बढ़िया अच्छे से सुन लिया है, सब कुछ ठीक है, और नीचे वाली की सजा को मैंने कोई चेंज नहीं किया। लोअर कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी, या टाडा कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी, वही हाई कोर्ट ने सुनाई। सीबीआई कोर्ट भी होती है, तो दरअसल अरेस्ट कोई भी कर सकता है, प्रोसिक्यूशन कहीं से भी स्टार्ट, अरेस्ट जो है सीबीआई कोर्ट भी कर सकती है, और टाडा कोर्ट भी, पहले टाडा कोर्ट थी, पोटा कोर्ट थी, तो कई बार अलग से कोर्ट भी होती थी। तो सीबीआई की अपनी एक कोर्ट है, वो न्यायाधीश हायर करके रखते हैं पैरेलल, कि हमको 4-5 न्यायाधीश दे दो, जजेस दे दो, जो हमसे सीबीआई कोर्ट में काम, तो सीबीआई कोर्ट जो है वो उसको जेल भेजती है, सीबीआई कोर्ट जो है उसको कस्टडी सुनाती है। कई बार आप ये टर्म सुनते होंगे, सीबीआई कोर्ट ने किया है, तो कस्टडी की इजाजत, सजा, तो सर वो कन्विक्शन भी करती है और इक्विटल भी करती है सीबीआई कोर्ट। सीबीआई कोर्ट कई बार एंटी करप्शन मामलों में, करप्शन की, एंटी करप्शन की कोर्ट्स होती हैं स्पेशली। ईडी की भी अपनी कोर्ट बनवा सकता है, ईडी की भी अपनी कोर्ट होती है कई जगह, है समझ, क्योंकि वो रेगुलर कोर्ट में बहुत भीड़ भाड़ है, और पेंडेंसी बहुत है, पेंडिंग केसेस बहुत है, और डिस्क्रिशनरी पावर इसलिए दिए हैं, वो आर्बिट्रेरी भी इसलिए बोला क्योंकि कई मामलों में पेंडेंसी बहुत है। तो आदमी बोलता है मैं तो वैसे ही इतने पेंडिंग है कैसे कि ठीक से सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मुझे प्रोबेशन दे दो, तो उसको प्रोबेशन पे बहुत छोड़ देते हैं आर्बिट्रेरी, तो बहुत सारे लोग प्रोबेशन पे बाहर आ जाते हैं। पेरोल तो लिमिटेड टाइम के होती है, लेकिन प्रोबेशन लंबा हो। हाँ जी, क्या प्रोबेशन, पेरोल शायद 10 डेज है, 10 डेज, लेकिन कुछ कुछ के मामले में अपन देखते हैं कि वो 30 डेज भी हो जाता है, 20 डेज। पेरोल देखना पड़ेगा केसेस के, वही डिस्क्रिशनरी पावर है ना जज के, पर मिनिमम 10 डेज तो देते ही है, मिनिमम है 10 डेज पेरोल। देख लेना उसको, थोड़ा पढ़ लेना, मैं भी देख लूंगा, यही देख लेते हैं आओ। पेरोल लास्ट फॉर 1 मंथ, मैक्सिमम आप, नहीं, कहाँ का दे रहा है, इंडिया का? हम्म, बस यार बहुत है, फीस भी देना पड़ेगी क्या?
ये कस्टडी पेरोल भी होता है, इमरजेंसी पेरोल भी होता है, तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको। कितना दिन दिया है? उद्देश्य क्या है पेरोल का, सब दिया है। भारत में कैसे अप्लाइड होता है, एलिजिबल कौन होता है। अगर टर्मिनेट हुआ है पेरोल का आवेदन, आपका मना कर दिया, तो 6 महीने तक आप फिर से आवेदन नहीं कर सकते। एक बार मना कर दिया कि पेरोल नहीं देंगे, तो अब 6 महीने तक तो चुपचाप बैठे रहो। अगर कोई फैमिली मेंबर जैसे मदर, फादर, पत्नी, बच्चा, बच्ची, सीरियस इलनेस हो, एक्सीडेंट हो गया हो, फैमिली मेंबर का डेथ हो गई हो, फैमिली में किसी की शादी हो, और वाइफ ने बच्चा दिया हो, मान लिया जाए जो कन्विक्ट्स है उसकी वाइफ को बच्चा हुआ हो, मेंटेन सोशल और फैमिलियल टाइज, नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पे मिलने जाना हो, और स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करने के लिए जाना हो, वही विशेष राहत वाली, कल सुप्रीम कोर्ट में बताया था। हाई कोर्ट में भी एसएलपी होता है, एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। एसएलपी बताया था ना कल, वो एक फरलो भी होता है। फरलो, फरलो, फरलो अलग चीज है थोड़ी सी, बहुत फॉर्म्स है, कंडीशनल रिलीज होता है फरलो में भी। एक फरलो स्कीम जो है 1 month, वेयर एज फरलो लास्ट फॉर है मैक्सिमम 14 days। फरलो जो होता है वो 14 days के लिए, ये 1 month के लिए भी हो सकता है। और दिया हुआ है, अच्छा टेबल ही दे दिया, बहुत बढ़िया। ये है, क्या झंझट है भाई। डिफरेंस बिटवीन बेल, पेरोल एंड प्रोविजन, टेबल का है हाँ? बड़ा कैसे होगा? ये आ गया यहाँ पे, यहाँ देख सकते हो आप, ये वाली टेबल निकाल लेना तो इसमें आ जाएगा। बेल तो आपको समझ में आ गई, पेरोल ये इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू जेल, ये जेल का ऑल्टरनेटिव है, ये कंडीशनल रिलीज है पेरोल। और ये पेरोल बोर्ड अवार्ड करता है, बेल तो जज ही दे देता है, प्रोबेशन भी जज ही दे देता है। कब ग्रांट होती है ये, कुछ स्पेसिफिक पीरियड जब वो जेल में रह लेता है तो फिर पेरोल होता है। और प्रोबेशन इज ग्रांटेड टू द ऑफेंडर बिफोर गोइंग टू जेल भी कर सकता है, प्रोबेशन पे बाहर वैसे ही छोड़ सकता है जज अगर चाहे तो प्रोबेशन पे। ये जेल का अल्टरनेट होता है एक तरह से प्रोबेशन। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ, ये एक तरह से जेल का अल्टरनेट होता है। ये किसको ग्रांट होता है? इट इज ग्रांटेड टू कन्विक्ट्स दैट आर ऑलरेडी सर्विंग द जेल टर्म, जो पहले से। और इट इज ग्रांटेड और टू फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, मैंने कहा था ना, बहुत ही लेसर टाइप का क्राइम हो, और क्राइम्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व वायलेंस, जिसमें वायलेंस नहीं है, हिंसा नहीं की है, इस प्रकार का क्राइम है उसका, उसको दिया जा सकता है। इसमें पेमेंट कॉस्ट इसमें नॉट रिक्वायर्ड, इसमें कोर्ट में भी इम्पोज कॉस्ट एट द टाइम ऑफ रिलीज और मे रिलीज द ऑफेंडर आफ्टर गिविंग इंस्ट्रक्शन। इसमें सुपरविजन रिक्वायर, इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, सुपरविजन नहीं कर, सुपरवाइज नहीं कर सकते जमानत में। मैंने आपको बताया था बेल देने के बाद आप सुपरवाइज नहीं कर सकते, इसमें सुपरविजन होता है, इसमें भी सुपरविजन, यानी पुलिस सुपरवाइज कर रही होती है उसको, पीछे पीछे घूम रही होती। मुझे लगता है अच्छा खासा समझ में आ गया। ये तो इतना तो मिनिमम
लॉ स्टूडेंट के अलावा भी दूसरे स्टूडेंट है उनको भी समझ में आना चाहिए, खास करके सिविल सर्विसेज की तैयारी में तो बहुत जरूरी। क्लियर हो गया आज? चलिए, बहुत बढ़िया। ये लिखा ना इसमें, पेमेंट कॉस्ट नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नहीं होती उसमें है प्रोविजन। एक वो जो फरलो बताया था मैंने, शासन ने, मध्य प्रदेश शासन ने फरलो योजना शुरू की थी कर्मचारियों के लिए, कि अगर कोई कर्मचारी है तो 5 साल के लिए हम तनख्वाह नहीं देंगे, कोई दूसरा बिजनेस करके आ सकता है। तो कई लोगों ने चुनाव लड़ लिए सरपंच के, और कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, और उस योजना में लोगों ने, किसी ने दुकानदारी की, किसी ने बिजनेस ट्राई करके दिया, और किसी का बिजनेस चल गया तो परमानेंटली फिर उसने नौकरी छोड़ दी। उन दिनों में तनख्वाह नहीं मिलेगी, 5 साल के लिए तनख्वाह नहीं मिलेगी, शासन की फरलो योजना का फायदा उठाएं। बहुत विज्ञापन हुआ था, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था, मध्य प्रदेश के IAS IPS को छोड़ के, सिविल सर्विसेज को छोड़ के। तो कई सारे टीचर्स ने स्कूल जाना बंद कर दिया, बोर हो गए थे 10-20 साल नौकरी करे, तो जिसने भी 10 साल की नौकरी कर ली वो इस प्रकार की योजना का लाभ उठा सकता है। अब उसकी बहुत इच्छा होती है बिजनेस करने की, पर स्कूल जाना पड़ता है, इस वजह से नहीं कर पाता। डॉक्टर है तो नहीं कर पाता, डॉक्टर ने अपना नर्सिंग बनाया, क्लिनिक बनाया, अगर वो सक्सेस हो गया तो उसने फिर सरकारी नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। तो 5 साल दिए थे उसको, अपना एडजस्ट कर लो, तो उसको फरलो योजना नाम दिया था, फरलो स्कीम। ठीक है, तो ऐसे कि जेल से फरलो मिलता है वैसे। तो पर अभी पेरोल और प्रोबेशन ही याद रखिए, फरलो नहीं, लेकिन मैंने फरलो स्कीम भी बता दी गवर्नमेंट की आपको। तो एक व्यक्ति जो है वो 5 साल सरपंच रह के आ गया, सरपंच का चुनाव हो रहा था उन दिनों में, वो लड़ा 5 साल सरपंच, वापस आकर के नौकरी पे आ गया, वापस नौकरी करने लगा। फरलो योजना का ये लाभ उठाया उसने। तो उसमें एक फॉर्म भर के देना था सरकार को, आपकी नौकरी नहीं गई है, 5 साल बाद आप वापस आ जाओगे, तनख्वाह शुरू हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा, जहां आपने छोड़ा था वहीं से काम शुरू हो जाएगा, जिस पद पे थे उसी पद पे रहोगे, लेकिन 5 साल के लिए आप ट्राई करके देख सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप कुछ भी। तो मेक इन इंडिया कर रहे थे उस जमाने में भी। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा बोरिंग रहता है कि ठीक था? आइए करंट अफेयर्स में चलते हैं, कल फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा मैं अब वापस बेसिक से ले चलूंगा, क्योंकि फिर बोरिंग हो जाएगा, नहीं तो कोर्ट कोर्ट रहेंगे तो अब हाई कोर्ट में आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और सारे उसके पावर भी देख लिए। अब हम वापस कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करेंगे। तो आज बेसिक्स हो गए, और कुछ लॉ के बारे में बात आ गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप में एक लॉ है, इसलिए ये सब पढ़ना बहुत जरूरी था। आइए, अब न्यूज आप पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएंगी चीज। तो पहला आर्टिकल है विदर द मिडिल क्लास। कहाँ विदरिंग हो रही है, कहाँ जा रहा है हमारा मिडिल क्लास? 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर शुरू करते हैं, ठीक है।
इसको लेना है, हमें देना है। पेमेंट करना पड़ेगा उसका 328 है, ठीक है, मंगवा दिया है।